नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है तेलगी स्कैम का। जी हाँ, तेलगी स्कैम की अगर हम बात करें तो तेलगी स्कैम का मामला जो है सन 2001 के आसपास में निकला था। और ये इतना बड़ा स्कैम था कि हर्षद मेहता का जो शेयर बाजार घोटाला था उससे भी आगे निकल सकता था। हालांकि ये मामला जो है काफ़ी दिनों चल रहा था। तेलगी के स्कैम पकड़े जाते थे लेकिन पुलिस मैनेज होके वापस जज करते हो जाता था। लेकिन हमारे साथ में जो आज खास मेहमान हैं संजय सिंह जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक भी हैं और बड़े बड़े चैनलों में ब्यूरो चीफ भी रह चुके हैं। इन्होंने जो है तेलगी को इस तरह से निकाला, इस तरह से दबाव लाया प्रशासन और सरकार पर कि तेलगी को जो है अरेस्ट होना नहीं पड़ा, तेलगी को पूरी जवाब भी देना पड़ा। और इतने स्टम्प पेपर पकड़े गए और इतनी चीजें सामने बाहर आई कि हर कोई बक्का रह गया। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू अभी तेलगी का ये वेब सीरीज भी आया हुआ है। लोगों ने काफी उस पर गौर किया है कि आखिर में इतने बड़े घोटाला जो है कैसे होते हैं। सरकार के नाक के नीचे होते हैं, प्रशासन के नाक के नीचे होते हैं, लेकिन जो है सब मैनेजेबल होता है। तो आपके दिमाग में कैसे आया कि इस मामले को जो है मीडिया के थ्रू जो है दबाव डाल के इसको पूरे स्कैम को बाहर निकाला जाए, इसके बारे में बताएं। हाँ, देखिए, तेलगी का जो स्कैम था ना, वो समझने में भी काफ़ी दिक्कत वगैरह हुई थी। मुझे याद है साल 2003 की बात है और एनडीटीवी का चैनल लॉन्च होने वाला था। उसमें 14-15 दिन थे और मुझे ये रिपोर्ट थी। एक दिन मेरा सोर्स था, उसने बुला के रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट इतनी मोटी और बल्कि थी कि देखकर पढ़ने की हिम्मत ही नहीं हुई। बिल्कुल शॉर्टकट वाले जो पत्रकार होते हैं हमारे, वह तो उस हिसाब से। और मैं उन दिनों कुछ और खबर पे ढूंढ रहा था, तो जिसमें संजय दत्त और महेश मांजरेकर वगैरह ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील से बातचीत की थी, उसके ऑडियो टेप्स मिले थे। तो मैं उसके ऑडियो टेप्स लेके एक दोस्त के घर पे जाके उसको ट्रांसक्राइब कर रहा था और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि रिपोर्ट में क्या है। और रिपोर्ट मेरे बैग में 1 हफ्ते तक ऐसे ही पड़ी रही जी। तो एक दिन बाद उसके घर पे जाके ऑडियो ट्रांसक्राइब कर रहा था, तो एक पुलिस वाला मित्र था, वो आया और जैसे पुलिस वालों की आदत होती है कि ताक झाक करना, तो उसने बैग में रिपोर्ट देखी तो निकाल के पढ़ा और उसने मुझे एक्चुअली में आइडिया दिया। बोला, अरे बाप रे, कितनी बड़ी रिपोर्ट है, तुझे आइडिया भी है कि क्या है। तब मुझे थोड़ा सा चीज में लगा कि कुछ हो सकता है। फिर मैंने पढ़ी और जैसे हमारे पत्रकार लोग करते हैं शॉर्टकट का, कि पहले सबसे आखिर के 3-4 पेज पढ़े जो कंक्लूजन होता है। तो मैंने वो 3-4 पेज पढ़े तो मुझे लगा ये चीज सचमुच बहुत बड़ी हो सकती है। लेकिन ये था कि है क्या, वो समझने की बहुत जरूरत थी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं साल 2003 की, जब गूगल नहीं है, जब व्हाट्सएप नहीं है, जब सोशल जमाना नहीं है, यूट्यूब ही नहीं, मोबाइल भी ठीक से नहीं था। हाँ, तो मोबाइल के अंदर भी वो नंबर वाला था, स्मार्टफोन नहीं हुआ करता था, तो उसको ढूंढा कैसा जाए। तो उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया। मुंबई में काफ़ी जानकारी जुटाई, स्टैम्प क्या होता है, स्टैम्प पेपर क्या होता है। उसके बाद मैं नासिक में गया, जहाँ पे इंडिया सिक्योरिटी प्रेस है, जहाँ पर ये तमाम स्टैम्प पेपर हैं वो छपते हैं। वहाँ जाके लोगों से जानकारी इकट्ठा की। इनफैक्ट वहाँ पे मेरा झगड़ा भी हो गया था वहाँ के अधिकारियों से। फिर वहाँ से मैं पुणे गया, क्योंकि पुणे के अंदर बहुत बड़ा मामला उसका खुला हुआ था, पुणे के बनगार्डन पुलिस। तो वहाँ से जानकारी ली। फिर तेलगी का गाँव है कर्नाटक में, बेलगांव डिस्ट्रिक्ट में, खानापुर करके एक जगह है, वहाँ गया, वहाँ से किया। फिर मुंबई आया और इतना सब घूमने के बाद मैंने वो एक्चुअली जानकारी जुटाई और समझा कि ये है क्या, जो आज के इरा में शायद मुझे गूगल करके भी पता चल जाता। और तब पता चला कितनी बड़ी खबर है। फिर हमने उसके ऊपर स्टोरी थी और एनडीटीवी का जो चैनल था उस स्टोरी से लॉन्च हुआ था, मुझे याद है 14 अप्रैल 2003 को। और उसके बाद एक के पीछे एक मैं रिपोर्ट उस पर फाइल करते गया। तकरीबन 1 साल में मैंने 100 से ज़्यादा जो रिपोर्ट्स थी वो फाइल की थी। मेरी रिपोर्ट को आधार बना के अन्ना हजारे जो प्रसिद्ध समाज सेवी है, उन्होंने PIL फाइल की थी बॉम्बे हाई कोर्ट में। उसके बाद में तकरीबन 12 बड़े पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए, जिसमें आईपीएस लेवल के मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर थे, RS शर्मा थे, उसके अलावा जॉइंट कमिश्नर, DCP, ऐसे 12 पुलिस अधिकारी वगल थे। तो ऐसे 12 के आसपास बड़े पुलिस अधिकारी गिरफ्तार हुए। 2 MLA गिरफ्तार हुए थे। एक थे अनिल गोटे जो धुले से थे, महाराष्ट्र के, और दूसरे थे कृष्णा यादव जो आंध्र प्रदेश, तब का आंध्र प्रदेश था, उसके जो MLA थे, वो भी उस मामले में गिरफ्तार हुए थे। और शुरू में लगता था कि मामला छोटा है, लेकिन जब तमाम को कंपाइल करके जब देखा गया तब पता चला कि मामला कितना, कम से कम 30 से 40 हजार करोड़ का ये मामला तब था साल 2003 में। और 30 से 40 हजार करोड़ में एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट बता रहा हूँ, उससे ज्यादा ही था। और तब का 30 से 40 हजार करोड़
अब 2003 का 2023 के मामले आप देखें तो कम से कम 1.5 लाख करोड़ के आसपास उसका वॉल्यूम होगा, अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन के हिसाब से बिल्कुल हम कैलकुलेट करें। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो मामला था वो खुला और हमने एक्सपोज वगैरह करते गए, और बाद में आगे जाकर मैंने साल 2004 में उस पर किताब भी लिखी है। इसमें एक और डेवलपमेंट हुआ था कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल जो उनका भी इस्तीफा हुआ था उसी दौरान में। तो आगे जाके मैंने इस पर जो किताब थी वो किताब लिखी 2004 में, और जब मैंने किताब लिखी तब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि भारत में एक दिन गूगल आएगा, व्हाट्सएप आएगा, यूट्यूब आएगा, स्मार्टफोन आएगा, OTT नाम की चीज़ आएगी, वेब सीरीज की होगी। मुझे ये था कि एक डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी था कि भाई इतना बड़ा स्कैम हुआ है और देश के लोगों को पता चले, आगे वाली जनरेशन को, कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। ये सोच के मैंने तब किताब लिखी थी। OTT वेब सीरीज का तो 20 साल पहले कोई आइडिया ही नहीं था कि आएगा भी नहीं आएगा। फिर साल 2019-20 के आसपास में सोनी लिव चैनल वाले मुझे ढूंढते ढूंढते आए और उन्होंने बताया कि हमें वेब सीरीज बनाना है इसके ऊपर। और तब 2019 के अक्टूबर में पहली बार आए थे, तो मेरा पहला सवाल ये था, यार ये OTT क्या होता है? तो वो भी कंफ्यूज हो गए, इनको पता ही नहीं कुछ। हाँ, तो वो भी कंफ्यूज हो गए, बोलते सर OTT मतलब आप नेटफ्लिक्स देखते हैं क्या? तो मैंने बोला हाँ नेटफ्लिक्स देखता हूँ, उसीलिए वो टीवी खरीदा, स्मार्ट टीवी। अब जैसा नेटफ्लिक्स एक OTT है, वैसे सोनी लिव है, बाकी भी OTTs होते हैं। तब मुझे समझा, और तब जो वेब सीरीज जो थी वो बनाने की बात हुई, और उस दौरान में काफ़ी रहा कि वेब सीरीज के जो राइटर्स होते हैं, स्क्रीन प्ले वाले, उनको समझाने में भी बहुत सारी दिक्कत आई कि ये स्कैम एक्चुअली में हुआ कैसा था। तो वो दौरान जूम मीटिंग का दौर हुआ करता था साल 2020-21 के अंदर। कोरोना काल भी था, कोरोना काल था, फर्स्ट वेव सेकंड वेव था। तो उस दौरान में उनको समझाना पड़ता था स्कैम हुआ कैसे हुआ। तो ये अपने आप में इंटरेस्टिंग था। और स्कैम में एक इंटरेस्टिंग चीज क्या थी, तेलगी का आप देखें एज पर से तो उन्होंने कभी भी फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं छापे जी, स्टैम्प पेपर, मतलब उसने असली मशीन पे छापी थी। होता यह था कि इंडियन सिक्योरिटी प्रेस में जो एक्चुअल प्रिंटिंग की मशीन थी वो तेलगी ने वहाँ के जो अधिकारियों से मिली भगत करके वो हासिल कर ली, और उस मशीन को कबाड़ में बिकवाया और ऑक्शन में खुद खरीद लिया। इस मशीन को तोड़ कर डिसमेंटल करके बेचा जाना था, उसने हूबहू हालत में हासिल कर ली। ओरिजिनल मशीन, उसने ओरिजिनल ब्लॉक्स भी हासिल कर लिए। उसी इंक का इस्तेमाल हो रहा था, डाई का जो सरकारी होता था, और वही पेपर होते थे। तो फर्क करना बहुत ही बेहद ही मुश्किल था उसका। और ये मुझे भी समझाने में दिक्कत हुई कि आप जिसको काउंटरफिट कर रहे हो वो एक्चुअली में टेक्निकली अब फर्जी नहीं है, सिर्फ ये कि उसका जो रेवेन्यू सरकार को आना चाहिए था उसको आ रहा है, वो सरकार के बजाय तेलगी को जाता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर राउंड फिगर आपको बताऊं समझाने के लिए, तो मान लीजिए 100 रुपए का एक स्टैम्प पेपर आपने दिया, तो उसमें से जो वेंडर होता है, वेंडर के थ्रू स्टैम्प पेपर बेचा जाता है, तो वेंडर को मिलते थे उसमें 2 से 5 रुपए के दौरान का जो कमीशन मिलता था, और बाकी जितने भी पैसे थे वो सरकार के पास जाते थे 95 रुपीज के ऊपर का। जब तेलगी वाला जब होता तो तेलगी ने वेंडर को 20 से 30% कमीशन देना शुरू किया, तो ताकि उसका पेपर ज्यादा बिके। हाँ, तो 20 से 30% जब कमीशन जिसको मिलेगा वो वेंडर तेलगी का ही बेच रहा था, और तो 20 से 30 रुपए चीजें 100 रुपए में तो समझिए वेंडर को मिल रहे हैं, और 70 रुपए तेलगी के पास जा रहे हैं। और ये करते करते उसका स्कैम हुआ। और आप सोचिए कि स्कैम में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी जब सामने आया, उसके पास कितने पैसे होंगे, क्योंकि एक 2000 के आसपास 99-2000 के आसपास में एक डांस बार है, उसमें एक बार डांसर पे उसने एक रात में 84 लाख रुपए के करीब उसने उड़ा दिए, लगभग 1 करोड़ रुपया उड़ाया। हाँ, 84 लाख, मतलब उस जमाने में सोने का जो दाम था गोल्ड पर तोला प्रति 10 ग्राम जो था 3000 रुपए, वो 4400 रुपए के आसपास था। तो आप ऐसे समझेंगे कि तकरीबन उसने 20 किलो सोना एक रात में उड़ा दिया। उस 84 लाख रुपीज में उस जमाने में साउथ बॉम्बे में 2 BHK का फ्लैट आता था। बिल्कुल, मतलब और जैसे जैसे हम नॉर्थ में जाते तो हो सकता था हम कहीं कोठी वगैरह भी खरीद सकते थे, यहाँ रो हाउस है, बंगला भी हम खरीद सकते थे, जैसे जैसे और नॉर्थ ऑफ मुंबई हम लोग पैसा एक रात में 1 घंटे में उड़ा। एक तो इससे अंदाजा आप लगे कि उसके पास कितने पैसे रहे होंगे, और यानी कितने उड़ाए होंगे उसने। हाँ, उसने लगातार कितने उड़ाए होंगे। तो ये उसके एक्चुअली में जो स्कैम था उसका वॉल्यूम इतना बड़ा था। संजय जी, इस तरह से देखा जाए तो आपने उस समय NDTV स्टार्ट हुए थे, और आप भी जो है उस समय एक पत्रकार ही थे, आप ब्यूरो चीफ नहीं थे उस समय। तो क्या लगता है आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं आया क्या, क्योंकि इसमें शासन प्रशासन और सरकार खुद इसमें शामिल है, NCP के लोग जिस तरह नाम आया बाद में, तो आपको डर नहीं लगा कि ये सब जो कर रहा हूँ मैं इसका परिणाम क्या होगा?
देखिए दबाव तो बहुत आया जी। बहुत भयंकर दबाव आया था और सारे तरह का दबाव आया था, साम दाम दंड भेद, जिस तरह के दबाव आ सकते थे वो सारे तरह के दबाव आए थे। क्योंकि देखिए इस तरह के जो नेक्सस होते हैं ये बिना लोकल पॉलिटिशियन, लोकल पुलिस वाले और लोकल अंडरवर्ल्ड के मिलीजुली के बगैर हो नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि तेलगी के जो संबंध थे अंडरवर्ल्ड से थे, क्योंकि तब भारत के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एल के अडवाणी थे, उन्होंने महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख को लेटर भी लिखा था। ऑफिशियल लेटर में ये लिखा था कि तेलगी के संबंध दाऊद इब्राहिम गैंग से। आप सोचते हैं दाऊद कहाँ तक पहुंचा था। अब इतने बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े पुलिस वाले हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, जब डेफिनेटली एक्सपोज होंगे तो दबाव तो आता है। तो हर तरह का दबाव आया था, प्रलोभन भी दिए गए। किस तरह के प्रलोभन दिए गए? प्रलोभन अलग अलग तरह के थे, राइट फ्रॉम आप समझिए कि पैसे के ऑफर, गाड़ी का ऑफर दिया गया था, घर का भी, हीरोइन का भी ऑफर दिया गया था। क्या बात है। उसके बाद में उस तरह के प्रलोभन वगैरह भी दिए गए थे। उसके अलावा मैं कहूँ मुझे एक बार थ्रेट भी आई थी, धमकी भी आई थी, जिसके बाद में मैंने पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज की थी। मेरी जो किताब है तेलगी स्कैम रिपोर्टर की डायरी, उसके अंदर इसके बारे में सिलसिले वाला तरीके से मैंने बताया है कि किस तरह के चीज़ें आई थी। तो मुझे धमकी भी आई थी अंडरवर्ल्ड की तरफ से और तब मुझे पुलिस प्रोटेक्शन भी ऑफर हुआ था, और लेकिन मैंने पुलिस प्रोटेक्शन लिया नहीं, क्योंकि जिस पुलिस को मैं एक्सपोज कर रहा था उसी का प्रोटेक्शन लूंगा तो मेरे तो सारे मूवमेंट्स वगैरह हैं पुलिस को ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगे, तो मेरी तो पत्रकारिता रिपोर्टिंग कर ही नहीं सकता हूँ। तो मैंने पुलिस प्रोटेक्शन नहीं लिया था। यहाँ तक कि मुझे बताऊं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें छगन भुजबल जो पूर्व उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री थे, उनके घर पर रामटेक नाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें जब मैंने एक सवाल पूछा था तो उसके जवाब में उन्होंने मतलब जवाब तो दिया, आखिर में मतलब गुस्से में उन्होंने कहा था कि इस तरह के कोई टारगेट क्वेश्चन करके कोई सवाल मुझे पूछेगा तो मैं चप्पल उतारूंगा, किसी को मेरी सहनशीलता का अंत नहीं देखना चाहिए। ये छगन भुजबल जी ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था, तमाम कैमरेज वगैरह थे, तो ऐसा नहीं कि आज जो डिनाई कर सके, ऑन कैमरा उन्होंने ऑन कैमरा बोला था, बहुत सारे पत्रकार वगैरह मौजूद थे, अखबारों में भी उसकी कटिंग आई थी। तो आप सोचिए कि राइट फ्रॉम एक लोअर रैंक से लेकर आपको एक हाईएस्ट ऑफ सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ द स्टेट, वहां तक से अगर आपका धमकी आती तो क्या, तो धमकी आई थी, डर भी लगा था और काफी लगा था, लेकिन एक था कि पत्रकारिता से अपने वैल्यूज होते हैं तो वो वैल्यूज कायम रखने थे, मित्र वगैरह साथ में खड़े रहे, और पत्रकारिता के वैल्यूज होते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं लोगों को कि साल 2003 की पत्रकारिता को साल 2023 में जो पत्रकारिता होती है उसके नज़र से और उसकी लेंस से मत देखिए। 2003 की पत्रकारिता अलग थी, 2023 की पत्रकारिता अलग थी, बिल्कुल अलग है। ठीक है, 2003 की पत्रकारिता में बहुत वैल्यूज होते थे, 2023 की पत्रकारिता में आज आप कोई भी मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स को देखे ज़्यादातर को, तो आपको टीवी खोलते ही जब चीख चिल्लाहट एंकर की और बाकी जो है तो आपको पता चल जाता होगा कि एजेंडा क्या है और कौन किस तरफ है। तो ये अलग अलग दौर की पत्रकारिता थी। तो उस दौर की जो पत्रकारिता थी मैं कह रहा, और मैंने बहुत सारे लोग खड़े थे, कई लोगों ने मतलब साथ में पत्रकारों ने काफी पिकअप किया। इनफैक्ट आपके ठाणे में सबसे ज्यादा उसके गोडाउन वगैरह थे, वो वहाँ पे कवर किए थे। मुझे याद है आपने खुद कई सारी चीजें वो ठाणे जिले के अंदर जो उसके गोडाउन थे वो आपने जाके ढूंढ के निकाले थे, कई चीज के बारे में आपसे पता चला था। मुझे ये भी याद है कि उस दौरान में बहुत सारी जानकारी लेने के लिए मैं आपको फोन किया करता था, क्योंकि ठाणे पूरा जो डिस्ट्रिक्ट था में तो गोडाउन भरे पड़े थे भिवंडी के पास। जैसे सबसे बड़ा उसका सीजर ऑफ द बिगेस्ट सीजर था, वो 830 करोड़ का भिवंडी में हुआ था जो आपके ठाणे जिले में थे। तो मुझे इतना भी याद है कि उस दौरान में मैंने आपसे बहुत सारी मदद ली थी ये चीजों के बारे के अंदर। तो बहुत इस तरह से पत्रकारों का भी बहुत सारे साथ मिलता गया और आखिरकार जो डर था या दबाव था उसको किसी तरह से हमने उससे छुटकारा तो पा लिया। संजय जी, एक उस समय और चीजें आई थी कि नार्को टेस्ट हुआ था तेलगी का, उसमें उन्होंने पवार साहब का, शरद पवार जी का नाम लिया था, छगन भुजबल का नाम भी लिया था, लेकिन क्या लगता है कि जो सूत्रधार है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा लगता है आपको कि आप झूठे ही नाम ले लिया उसने? नहीं, देखिए जो उसका एक नार्को टेस्ट हुआ था, जब वो नार्को टेस्ट बाहर आया तो उसके बाद लोगों को दिखा टीवी के स्क्रीन पर, आज भी उसके विजुअल मेरे ख्याल से यूट्यूब पे मौजूद है, जिसमें वो दो राजनेताओं का नाम सुनाई दे रहा है, शरद पवार और छगन भुजबल का। उसके बाद का घटनाक्रम देखिए बहुत दिलचस्प होता है कि 2004 की बात थी, सरकार बदल चुकी है केंद्र में, वाजपेयी जी की सरकार जा चुकी है, यूपीए 1 की सरकार आ चुकी है, शरद पवार जी केंद्र में मंत्री हैं और प्रदेश के अंदर तो सरकार थी ही कांग्रेस एनसीपी की, लगातार 3 बार थी। और इंटरेस्टिंग हुआ कि जब ये बाहर आया तो सीबीआई के प्रवक्ता
शायद मोहंती या खान, जो भी नाम था, मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा कि इन दोनों नेताओं का कोई इन्वॉल्वमेंट हमें अब तक मिला नहीं है। बहुत अनयूजुअल होता है कि मतलब सीबीआई, अगर आरोप लगे तो सीबीआई आके डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सफाई नहीं देती है। तो सीबीआई ने कहा कि ये हमारे वक्त में नहीं हुआ था, पिछली एसआईटी उसने एक्चुअली में ये तमाम जो नार्को टेस्ट वगैरह किए थे हमने नहीं किया था, और किसी भी तरह के कोरोबरेटिव करने के हमारे पास एविडेंस नहीं मिले। सीबीआई ने बाकायदा आके बयान दिया था। उसके बाद सडनली चीज़ें साइलेंट हो जाती है। इनफैक्ट तेलगी का भी आप पूरा अगर घटनाक्रम फॉलो करेंगे, और मेरी किताब के अंदर भी मैंने जो लिखा हुआ है, तो उसमें ये था कि तेलगी ने एक दो बार कहा आकर कि भाई, मैं कोर्ट में कहा कि मैं सारे लोगों के नाम बताना चाहता हूं जो लोग मास्टरमाइंड है और जो लोग थे, लेकिन मुझे सुरक्षा दी जाए। तब भी काफ़ी हो हल्ला हुआ था, साथ में वीडियो भी आया था। उसके बाद सडनली साइलेंट हो गया। तेलगी ने अपने जो सबके नाम बताने वाला स्टेटमेंट था कोर्ट में दिया था, उससे बैकआउट चला गया। और तेलगी ने नार्को टेस्ट जो था उसके बारे में भी खंडन किया, उसके वकील ने भी किया। अब तेलगी एक बार ये कहता है कि भाई मेरा नार्को टेस्ट की जो चीज़ है उसके साथ छेड़छाड़ हुई, और एक बार ये कहता है कि नार्को टेस्ट हुआ ही नहीं। अब दोनों चीज़ें हो नहीं सकती है। अगर हुआ है तो छेड़खानी होगी, बट बाद में वो सडनली पूरी की पूरी चीज़ें उसके ऊपर खामोश हो गई। और जैसे मैं कह रहा था कि इतने बड़े लेवल का जब स्कैम होता है तो राजनीति, अंडरवर्ल्ड और पुलिस के कॉम्बिनेशन के बिना हो ही नहीं सकता है। पुलिस के बगैर तो पत्ता ही नहीं हिल सकता, और पुलिस जो है बिना प्रशासन के। तो तेलगी अपने सीने में मेरे ख्याल से बहुत सारे राज थे, वो लेकर चला गया है। जी संजय जी, एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा ये कि क्या लगता है कि जो तेलगी की जांच थी, पूरी तरह से जांच जो सार्थक होनी चाहिए थी हो पाई, या और दूसरा एक सवाल ये है कि क्या तेलगी को मारा गया ये मामले को पूरा रफा दफा करने के लिए? दो चीजें हैं। देखिए, पहली चीज है कि तेलगी की जांच जो है जब तक एसआईटी के पास थी, जिसके एसएस पुरी को हेड बनाया गया था, डीआईजी सुबोध जायसवाल भी जब थे, जो आगे जाके पुलिस सीबीआई के चीफ भी बने थे, मुंबई के पुलिस कमिश्नर भी आगे जाके बने, इनके पास जब तक जांच थी तो ऐसा लग रहा था कि सकारात्मक हो रहा है। अरे फटाफट अरेस्ट हो रही, हर हफ्ते में 1 या 2 अरेस्ट हो रही थी, लोगों के नाम सामने आ रहे थे। और सडनली जब जांच थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब सीबीआई के पास ट्रांसफर हो गई, तो उसके बाद से कुछ बाहर आने चीजें बदल गई। मतलब ऐसा लग रहा था कि जो बुलेट ट्रेन की स्पीड से जो जांच चल रही थी एसआईटी के, उसमें वो जब सीबीआई के पास जाती तो बुलेट कार्ट की स्पीड से जाने लगी। इतने धीमी तौर पे जांच करने लगे, धीरे धीरे पूरा का पूरा चीजें ये हो गया। तो मुझे लगता है कि अगर एसआईटी जो जांच कर रही थी उसकी जांच अगर लगातार कायम रहती तो उसके बाद शायद और आपको डिटेल वाली चीजें मिल जाती, जो शायद मुझे लगता है कि उसको हटा देने से वो अधूरी रहेगी। आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा था वो ये था कि क्या तेलगी को मारा गया या था। तेलगी की मौत को लेके भी ये है, जैसे हम बात कर रहे थे कि तेलगी ने एक टाइम ऐसा था कि उसने मान लिया था अपने आप को कि मेरी सारी जो लाइफ हो जेल में जानी, तो उसने बेंगलोर के जेल में तमाम चीज़ों का इंतजाम कर लिया था। मतलब उसको कोर्ट केस में उसने फर्जी डॉक्यूमेंट सबमिट करके उसको चिकन, अंडे वगैरह खाने के लिए घर से प्रोटीन वाले फूड आने उसको शुरुआत हुई थी। सीसीटीवी फुटेज एग्जांपल है कि उसकी जो सेल थी उसमें उस जमाने में एक फ्लैट स्क्रीन टीवी लगा था, वाटर डिस्पेंसर था, मैट्रेस थी, एक आदमी मालिश करने के लिए मौजूद था। ये सब चीजें है सब अवेलेबल। तो ये सब चीजें थी। उस दौरान में इंटरेस्टिंग चीज होती है कि जो मेरी किताब में भी जिक्र है कि तमिलनाडु की राजनीति में कुछ ऐसा हो रहा था जिसका तेलगी या बाकी से उसके घोटाले से कोई संबंध नहीं था। कि तमिलनाडु की एक नेत्री हैं शशिकला जी, उन पर तमिलनाडु में कोई केस चल रहा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि भाई यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि राज्य सरकार खिलाफ अपोजिशन की सरकार है, तो उनको बैंगलोर के जेल में रखा गया था। तो वो उसी जेल में थी जिस जेल में तेलगी था। अब तमिलनाडु की राजनीति में किस तरह का घटनाक्रम हुआ, ये हुआ कि अचानक एक आईपीएस ऑफिसर, महिला आईपीएस ऑफिसर डीआईजी रूपा, डीआईजी प्रिजन थे, वो रेड करती हैं उस जेल को। तो उनमें शशिकला के पास तमाम सुविधाएं मिलती हैं, जिसमें शशिकला के पास तो तेलगी से ज़्यादा सुविधाएं थी, जिसके अंदर उनका किचन, खुद का किचन भी था, इस तरह की चीज़ें थी। और दूसरा तेलगी के बारे में मिलती है। अब तब कयास ये लगाया गया कि क्या शशिकला को फंसाने के लिए तमाम रेड की गई थी, और चूंकि शशिकला का अकेला नाम लेते तो शायद रेड का मीनिंग लगता टारगेटेड है, तो उसके वजह से जो तेलगी था
तेलगी के भी सारी जितनी सुविधाएं चीज़ें मिल रही थी, वो जो चीज़ें थी वो पूरी की पूरी उसकी भी विड्रॉ हो गई। तो उसकी फिर तबीयत खराब रहने लगी। थोड़े दिन बाद वो बीमार वगैरह हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। उसे बहुत सारी बीमारियां थी, वो HIV पॉजिटिव था, उसे बहुत हाई ब्लड प्रेशर हुआ करता था, उसे शुगर का लेवल उसका काफ़ी हाई था। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल उसको बहुत सारी बीमारियां उसे तेलगी को थी, जो उसके इस तमाम चीज़ का कारण बनी थी। ये उसकी बेसिकली मतलब इसके पीछे की कहानी थी। इनफैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ उसमें मुझे जो लगी वो ये थी कि जब उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद उसकी वाइफ कोर्ट में जाकर कहती हैं, अब बहुत सारे अपने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देती कि भाई इतनी सारी चीज़ें थी जो तेलगी चाहता था कि राष्ट्र निर्माण में इस्तेमाल वगैरह हो, मर गया। मुझे लगता है कि ये तेलगी एक तरह से चिढ़ा रहा था कि भाई वो उसके कहने का मतलब तो मर तो गया, लेकिन वो एक तरह से स्टेटमेंट दे रहा है मरने का। देखिए CBI, SIT, राज्यों की पुलिस, CID अब पिछले 15 साल से मेरे पीछे पड़े के ढूंढ के निकाल रहे हो, उसके बावजूद 50-100 करोड़ की प्रॉपर्टी आप नहीं ढूंढ पाए हो। तो सोचो कि मैंने और कितनी छुपा के रखी थी, आपको नहीं वाला था। देखिए तेलगी स्टैंप वाला बंदा था, तो उस कहते हैं ना तेलगी का ये स्टैंप था, एक तरह से तमाम एजेंसीज को चिढ़ाने वाली बात थी। वो आदमी मर गया, उसके बावजूद उसका जो स्टैम्प था या जो उसने चिढ़ाने वाली बात थी वो बता के गया कि भाई देखो मैंने किस लेवल पे क्या चीज़ें की थी। तो उसकी मौत के बाद भी उसने अपना एक स्टेटमेंट देकर गया। तो एक ये तो था तेलगी का सवाल, लेकिन सवाल ये उठता है कि तेलगी क्या इसमें अकेले इन्वॉल्वमेंट था? इतने बड़े स्कैम में तेलगी क्या अकेले कसूरदार था? क्यों राजनेताओं को कार्रवाई नहीं की गई? क्यों राजनेताओं को अंदर जेल में नहीं डाला गया? ये सबसे बड़ा सवाल अभी भी खड़ा हुआ है। और वो राजनेता आज भी हैं और बड़े बड़े स्कैम में सब इन्वॉल्व भी है। कितने स्कैम हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि तेलगी का जो स्कैम था आखिरी स्कैम था, स्कैम तो आज भी हो रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं के नाम भी आ रहे हैं, रोज कोई ना कोई हजारों करोड़ तो अरबों रुपए घोटाले हो रहे हैं। तो सवाल बार बार यही खड़ा होता है कि आखिर करप्शन का अंत क्या है? क्या हमारे देश में जिस तरह मोदी जी कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन खुलेआम तो सब खा रहे हैं। क्या ऐसे पत्रकार आज भी हैं जो कि ऐसे ऐसे स्कैम को बाहर जेल से जिस तरह से संजय जी ने निकाला था निकाल सके? क्योंकि चैनल तो उसके बाद तो चैनल तो बहुत आए, बहुत से अब तो सोशल मीडिया भी स्ट्रांग हो गई है, काफ़ी न्यूज़पेपर से। लेकिन इस तरह का स्कैम जो है, जिस तरह से एक जान की बाजी लगा के जिस तरह से स्कैम को निकाला जाता है, ये संजय जी से निकाले थे, वैसा शायद अब देखने को नहीं मिल पा रहा है। मैं भी एक पत्रकार हूँ, मैं पत्रकारों को बुराई नहीं करूँगा, लेकिन इसके लिए एक जिगर होनी चाहिए जिस तरह संजय ने दिखाई। उन्होंने एक बुक भी लिखा है तेलगी का, जो कि हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी देख रहा हूँ। अगर आपको इसके और भी अगर डिटेल में जाननी है तो ये बुक जो है किसी भी स्टॉल से खरीद सकते हैं और बड़े स्कैम का जो भारत का एक बड़ा स्कैम है इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद संजय जी, थैंक यू। आप हमारे चैनल में आए, इससे शुक्रिया। संजय जी हमारे बॉस भी रह चुके थे IBN शो में, हम साथ में पत्रकारिता किए हैं। बिल्कुल। और उम्मीद करूँगा आगे भी हमारे चैनल में बने रहेंगे। तो आपको हमारा ये चर्चा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करने का मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद सर। थैंक यू।